बांझ ममता की अग्नि परीक्षा। अरे भाई, कोई है क्या? ज़रा यहाँ तो आओ। कोई तो रोको इस बांझ को। हद कर दी इसने तो। गोद भराई में इसे किसने बुलाया? इसकी छाँव तक नहीं पड़नी चाहिए होने वाली माँ पर, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। निकालो उसको जल्दी बाहर। हे राम, निकालो उसको जल्दी बाहर। शोर सुनकर सब लोग बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ सावित्री बहन, क्या बात है? आप चिल्ला क्यों रही हो? अरे ये तो देखो, पार्वती जी की बहू यहाँ गोद भराई में आ गई। पार्वती जी आगे आते हुए बोली, क्या हुआ सावित्री जी? अरे मुझे क्या पूछ रही हो? अपनी बहू से पूछो कि वो यहाँ गोद भराई में क्या कर रही है। क्या उसे किसी और की खुशियाँ देखी नहीं जाती? खुद तो बांझ है और दूसरे के बच्चों पर साया डालकर अनर्थ करना चाहती है। उतने में भीड़ को चीरते हुए सावित्री की बहू आगे आती है। माँ जी, मैंने ही रवीना दीदी को बुलाया था। जब से मेरी शादी करके आई हूँ, दीदी मुझे हर चीज़ में मदद करती है। मैं चाहती थी कि मेरी गोद भराई में दीदी भी रहे। वो आ नहीं रही थी तो मैंने उन्हें अपने बच्चों का कसम दिलाया यहाँ बुलाने के लिए। सावित्री आग बबूला होते हुए बोली, तू चुप कर बहू, तूने अभी क्या ही दुनिया देखी है। हमारे बाल यूं ही सफ़ेद नहीं हुए हैं और तुम यह क्यों खड़ी हो? अंदर जाओ। यहाँ सबके सामने रवीना की वजह से आज एक बार फिर पार्वती को बेइज्जती हुई, ऐसा पार्वती को लग रहा था। वो गुस्से से फूट रही थी। उसने साइड में रो रही रवीना का हाथ पकड़ा और उसे खींचते खींचते घर की ओर चल पड़ी। आगे आगे गुस्से से लाल हुई पार्वती और पीछे पीछे रोती बिलखती रवीना चल रही थी। उनको यूँ जाते हुए सारे लोग देख रहे थे, पर किसी को भी रवीना के लिए बुरा नहीं लगा। ऊपर से सबके बीच सुनवाई शुरू हो गई। कौन गलत, कौन सही, किसके संसार में कमी, ऐसा वैसा सब कुछ। अब सबको अगले हफ्ते भर एक दूसरे के साथ जाकर खुशफुसाने के लिए एक अच्छा खासा टॉपिक मिल गया था। यहाँ पार्वती ने घर आकर अगला अलग तमाशा शुरू कर दिया था। पार्वती बोली, अमर, अमर बाहर आ। माँ की चीखें सुनकर अमर जल्दी से बाहर आ गया और पार्वती का पति भी आ गया। अमर ने बाहर आकर देखा कि रवीना का हाथ पकड़े हुए माँ गुस्से से एकदम लाल थी और पीछे रवीना रो रही थी। अमर चिंता करते हुए बोला, क्या हुआ माँ, क्या बात है? कुछ दिक्कत है क्या? पार्वती बोली, अरे तुम्हारी इस बांझ बीवी से बड़ी कुछ दिक्कत है क्या घर में? ये सुनते ही अमर ने 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर ली और खुद को संभालते हुए बोला, माँ, ये तुम क्या बोल रही हो? पार्वती बोली, और क्या करूँ फिर बता। ये एक मौका नहीं छोड़ती सबके सामने मुझे जलील करने की। इसको क्या ज़रूरत थी अपना काला मुंह लेकर गोद भराई में आने की। बस बस अब बस हो गया। तुम्हारे खातिर इसे आज तक झेलती आए हैं, पर अब नहीं। मैं तुम्हें 4 दिन का टाइम दे रही हूँ। एक तो ये इस घर में रहेगी, नहीं तो मैं। तुम ही सोच लो, या तो इसे तलाक दो या मैं ही चली जाती हूँ। यह सुनकर अमर का चेहरा फीका पड़ गया। रवीना हक्की बक्की हो गई। अमर के पिताजी बोले, बस हुआ पार्वती, बदकिस्मती से मैं अभी ज़िंदा हूँ और इस घर का मुखिया भी हूँ। कोई कहीं नहीं जाएगा। अमर, बहू को लेकर अंदर जाओ। इतना कहकर अमर के पिताजी अंदर चले गए। अमर के पिताजी रवीना को बेटी की तरह प्यार करते थे। वो नहीं चाहते थे कि रवीना यहाँ से कहीं भी जाए। उनके इस प्यार के पीछे वजह भी थी। रवीना जब से शादी करके इस घर में आई थी, तब से लेकर आज तक
वो सबके हर एक छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखती थी, सबको बहुत प्यार करती थी। पूरे घर को वो एकदम अच्छे से संभालती थी और आज भी वैसे ही संभालती है। उनकी शादी को 7 साल हो चुके थे और जब 3 साल बाद उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था, तब पार्वती ने अमर से दूसरी शादी की गुहार लगाई थी और अमर ने इस बात को झुठला दिया था। यहाँ तक कि अमर के पिताजी भी इस बात पर भड़क उठते थे। गांव की औरतें आए दिन रवीना को ताना मारती ही रहती थी। समाज की न जाने एक बात बहुत अजीब है, जब इंसान में कुछ कमी हो तो उसे सहारा देने की बजाय उसे ताना मारते हैं। वो पीड़ित बेचारा एक तो वो कमी की वजह से जूझ रहा होता है, ऊपर से लोगों के बर्ताव से और जूझना पड़ता है। दूसरे दिन सुबह अमर की माँ बिस्तर से उठी ही नहीं। वो जिद पे अड़ गई थी कि वो खाना तक नहीं खाएगी। रवीना को बहुत बुरा लग रहा था। वो बार बार उनके पास जाती थी, पर पार्वती उसे धुतकार देती थी। 2 दिन यूं ही चलता रहा। अमर रवीना को बोला कि अब बस हो गया, अब और नहीं। ये बोलकर अलमारी से एक फाइल निकाली और अपनी माँ के कमरे के ओर चल पड़ा। रवीना एकदम घबरा गई। वो उसके पीछे भागने लगी। रुको जी, ज़रा सुनो तो, ऐसा मत करो, आपको मेरी कसम है। अमर बोला, कसम वसम गई भाड़ में, अब तो मुझे मत रोको। अपने बेटे और बहू को यूँ आता देख अमर के पिताजी थोड़ा घबरा गए। अमर बोला, माँ उठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रवीना अमर के सामने गिड़गिड़ा रही थी, ऐसा मत करो प्लीज़, मेरे खातिर रुक जाओ। अमर नहीं रुका। ये देखकर उसकी माँ उठ गई। अमर बोला, माँ हमें बच्चा नहीं हो रहा, इसकी वजह से तुम रवीना को शिक्षा देना चाहती हो ना? तो ठीक है, दोषी को ज़रूर शिक्षा मिलेगी। मैं आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। यह सुनकर अमर के पापा और ज़्यादा घबरा गए और पार्वती खुश होकर बोली, तो तू इसे तलाक दे देगा? अमर बोला, माँ दोषी ये नहीं है, बल्कि मैं हूँ। मैं बाप बनने के लिए सक्षम नहीं हूँ। यह सुनकर पार्वती चौंक गई। वो बोली, अमर चुप हो जा, मुझे पता है तू इसे बचाने के लिए ऐसा बोल रहा है। अमर बोला, हाँ माँ, मुझे पता है आप इस बात पर भरोसा नहीं करोगी, इसलिए मैं फाइल साथ लाया हूँ। अमर के हाथ से फाइल छीनकर पार्वती देखने लगी। पार्वती एक पढ़ी लिखी औरत थी। उसने सब देखा और शौक हो गई। अमर के पापा रवीना के पास जाकर बोले, बेटा तुम अपने पति के लिए इतने साल से इतना कुछ सुनती आई हो, पर कभी जिक्र तक नहीं किया। ससुर जी ने रवीना को गले लगा लिया। अब अगले 3 दिन तक घर में सन्नाटा ही था। चौथे दिन शाम के खाने पर पार्वती अमर से बोली, अमर तुम कुछ साल पहले बच्चा गोद लेने के लिए बोल रहे थे ना? अमर बोला, हाँ माँ, पर आपने मना किया तो मैंने बात वही ख़त्म कर दी थी। पार्वती बोली, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम दोनों को बहुत परेशान किया। यह सुनकर रवीना बोली, नहीं माँ जी, ऐसा मत बोलो। पार्वती ने अमर को बोला कि हम एक बच्चा गोद ले लेते हैं। अमर बोला, हाँ मैं कल ही प्रोसेस स्टार्ट कर देता हूँ। कुछ महीनों के बाद उन्होंने एक बच्चा गोद ले लिया और अब सब खुशी खुशी रहने लगे थे। दोस्तों, हमारा समाज भी कितना अजीब है ना। भले ही ये एक कहानी हो, पर सच्चाई यही है कि बच्चा पैदा न होने पर अगर औरत जिम्मेदार हो तो वो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता है। उस स्थिति में बच्चा गोद लेने के लिए भी कोई तैयार नहीं रहता। यहाँ तक कि बहुत से घरों में तलाक तक हुए हैं इस कारण पे। पर अगर कमी पुरुष में है तो उस स्थिति में सब कुछ चलता है।
ये भेदभाव भला क्यों? अगर आपके पास इस प्रश्न का उत्तर है तो जवाब कमेंट करना ज़रूर। तो चलो मैं लेती हूँ आपसे विदा और मिलते हैं ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।